शांत, अब शांत हो जाइए सब लोग, बहुत बात कर लिए। शांत हो जाइएगा। पीडीएफ तो नहीं मिल पाया? नहीं मिला है? ठीक है, कोई बात नहीं है। एक ठो पन्ना होगा, कोई सादा कॉपी होगी, हेडिंग बना लीजिएगा इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके लिखते चलिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नहीं लिखना है, खाली डिस्कशन नोट करना है। समझ गए? डिस्कशन बस नोट कर लीजिएगा, और कंप्लीट डिस्कशन आप लोग को, डिस्कशन क्या कंप्लीट, हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। समझ गए सब लोग? कॉपी निकाल लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिए इकोनॉमिक्स। बना लिए? क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन, 2 का डिस्कशन, ऐसे करके नोट करना है। क्लास का हम ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक होगा ना तब तक पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, ठीक है? ब्रेक के समय जाके पीडीएफ। क्या बोल रहे हैं फिर से? मेरे पास तक आवाजें नहीं आ रही है कि हम कुछ बताएं। चलिए ठीक है, जो जैसे है अपना बैठे रहिए ठीक जगह पे, और पढ़ाना शुरू करते हैं ना। आवाज करेंगे तो नहीं समझ पाए। इकोनॉमिक्स वैसे भी थोड़ा सा ठीक ठाक कठिन होता है। किसी विषय को तो हम कठिन कहते नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अपने आप में है, समझ गए? तो कठिन इसलिए क्योंकि आज तक खुदे हमें नहीं समझ में आया है इकोनॉमिक्स, इसलिए कठिन है। चलिए पढ़ाना शुरू करें। आप लोग के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बने हैं, एक बार तो हमने इकोनॉमिक्स का लगभग हर सेट में 5 से 7 प्रश्न है, लगभग 7 प्रश्न मान के चलिए मैक्सिमम। 7 क्वेश्चन बने, और क्वेश्चन कहां कहां से बनाए और उस चैप्टर को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। लगभग आप लोग को इकोनॉमिक्स का हम 160 क्वेश्चन कराने वाले हैं ना जी। 150 के ऊपर प्रश्न है इसमें। अगर काहे आवाज कर रहे हैं जी? आवाज नहीं करिए। अब देखो यही सब ठीक नहीं लगता है, पढ़ने के बजाय शोर करता है सब। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ दिए हैं? नहीं दिए हैं, दे दीजिए। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, पहला वीडियो के साथ तुरंत बगल में लगा दीजिए। आवाज नहीं करिए अब जी। अरे आवाज नहीं करिए, कुछ नया बताना होता है सब भूल जाता है। चलिए पढ़ाना शुरू करें। क्वेश्चन दिया है पहला, शांत रहेंगे समझ पाएंगे, नहीं शांत रहेंगे नुकसान हो जाएगा आपका, है ना? और शांत रहेंगे तो ज्यादा हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन वाली क्लास में, आप लोग देखते हैं ना, क्योंकि उसमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, हम अपने मन का करते हैं उसमें। अपने मन से हम अच्छा पढ़ा देते हैं, डिस्टर्ब करता है कोई तो सब भूल जाता है जितना याद होता है, ठीक है? ऑनलाइन वालों को पीडीएफ देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, 2 4 मिनट में पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। ऑफलाइन वालों को क्लास जब हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, ऑफिस से जाके अपना पीडीएफ जो जैसा प्रोसीजर होगा उस हिसाब से अपना ले लीजिएगा, ठीक है? सर आप पहली बार बोले हैं कोई विषय हार्ड है, थोड़ा ठीक है ही इकोनॉमिक्स, हार्ड नहीं है, पढ़िएगा अच्छा लगेगा, बहुत इजी होता है सब। चलिए पढ़ाना शुरू करें। कॉपी निकाले ना सब लोग? नोट करेंगे ना? नोट करेंगे तो उस हिसाब से पढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने का तरीका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके नोट करना है, और शांत रहिए, सब लोग शांत रहिएगा। देखिए प्रश्न दिया है कि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधन के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है? अगर प्रकृति और प्रदूषण की बात करेगा तो जाहिर सी बात है बात किसकी कर रहा है? पर्यावरण की। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। यानी अर्थशास्त्र की पर्यावरण, अर्थशास्त्र की जो शाखा है इसमें प्रकृति और प्रदूषण की बात की जाती है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारत का विदेशी व्यापार, भारत का भारत का विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार में चाहे आयात हो, सामान को कहीं से लाना हो, चाहे निर्यात हो, भारत का विदेशी व्यापार चाहे आयात हो चाहे निर्यात हो, इन दोनों की बात कहाँ की गई? तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में बात की गई है। अगर हम सार्वजनिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर हम सार्वजनिक अर्थशास्त्र की बात करेंगे, साउंड ज्यादा है क्या? अगर हम सार्वजनिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसे भारत में जैसे रेलवे, रेलवे जैसे शिक्षा, रेलवे शिक्षा, जैसे भारत में चाहे रेलवे की बात की जाए,
कि भारत में शिक्षा की बात की जाए, भारत में रेलवे, भारत में शिक्षा, भारत में सड़क आदि का निर्माण जो होता है, ये सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के रूप में इसको हम गिनते हैं। ये सार्वजनिक अर्थव्यवस्था होती है। अगर हम विकासात्मक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर विश्व स्तर पर विश्व स्तर पर स्तर पर अर्थव्यवस्था का जो माप होता है, विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था का मापन ये क्या कहलाएगा? तो ध्यान रखिएगा, विकासात्मक अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसको बना लीजिएगा सर, इसको लिखना भी, हाँ लिखिए, तभी तो आराम से पढ़ा रहे हैं, लिखने के लिए ही। और इकोनॉमिक्स लिखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? एक एक बात नोट करिए और समझते हुए चलिएगा। भारत में अगर कोई विदेशी व्यापार जैसे आयात और निर्यात जैसी चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र बोलेंगे। पर्यावरण और प्रकृति जैसी कोई बात हो तो कैसी अर्थशास्त्र है? पर्यावरण। और अगर हम विश्व स्तर पे भारत की अर्थव्यवस्था का अगर मापन करते हैं तो क्या बोलेंगे? विकासात्मक। और अगर हम रेलवे, शिक्षा आदि की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है? सार्वजनिक है। कैसी हो जाएगी? सार्वजनिक हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के दो प्रकार और होते हैं, एक तो होता है समष्टि और दूसरा क्या होता है? व्यष्टि होता है। एक तो होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र होता है, और एक दूसरा हो जाएगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक समष्टि है और दूसरा हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक है समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम समष्टि की बात करते हैं, अब थोड़ा समझिएगा तो देखिए इधर मेरी तरफ, ये लिख रही है सभी लोग। देखिए स फर क्या होता है? सभी। सभी शब्द को बोलने के लिए हम क्या कहते हैं? स। और व्यक्ति शब्द बोलने के लिए हम क्या कैसे शुरू करेंगे? व्य से। व्य माने क्या है? व्यक्ति, और स माने क्या है? सभी। अगर किसी व्यक्तिगत आय की अगर हमें गणना करनी है, व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी रखनी है, तो अर्थशास्त्र का कौन सा प्रकार? व्यष्टि। और हमें ओवरऑल यानी सभी की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो समष्टि। अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं का वर्णन कहां पे होता है? समष्टि। और व्यक्तिगत रूप से आय का वर्णन कहां पर? व्यष्टि में होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन, अर्थव्यवस्था का जो समग्र अध्ययन होता है, समग्र अध्ययन ये होता है समष्टि। और अर्थव्यवस्था का अगर हम व्यक्तिगत अध्ययन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था का जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है इसको हम व्यष्टि के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन समष्टि कहलाता है और व्यक्तिगत अध्ययन क्या कहलाएगा? तो व्यष्टि कहलाएगा। इसको बना लीजिएगा, इतनी बातों को बना लीजिएगा। और यहीं से एक बात और नोट करिएगा, प्रश्न करेगा आपसे भारत में, सारा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपके एग्जाम से बाहर हो। एग्जाम से थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ा रहे हैं ताकि क्वेश्चन अगर कठिन हो तो भी बन जाए। प्रश्न करेगा भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? अर्थशास्त्र के अगर हम जनक की बात करते हैं, ऐसा मैंने क्वेश्चन बैंक में बताया था आपसे, कौन हो जाएंगे? तो एडम स्मिथ साहब हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की कोई रचना भी है क्या? हाँ, एडम स्मिथ की एक रचना है, रचना एडम स्मिथ की एक रचना है, किताब है, एडम स्मिथ की एक रचना है। रचना का नाम क्या हो जाएगा? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की एक रचना हो जाएगी, नोट कर लीजिए। एडम स्मिथ की एक रचना है जिसको हम द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। सर रिवीजन के लिए 90% स्टूडेंट को समय नहीं मिल पा रहा है, रात का समय रिवीजन के लिए पूरा बचा है, 12 बजे के बाद वाला समय पूरा बचा है। सुबह तक रिवीजन करिए, उसके बाद खाना, सोना कोई जरूरी थोड़ी है, नहीं सोने वाले लोग भी जिंदा रहते हैं। नौकरी मिलेगी, जीवन भर आराम रहेगा, खाली सोना ही सोना है। चलिए बना लीजिएगा, परेशान नहीं होइए, रिवीजन का टाइम मिलेगा, बता दे रहे हैं आपको रिवीजन कब करना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, प्लान आप लोग के पास नहीं है, सोने जगने का शेड्यूल नहीं होगा। किसी दिन जगे तो 6 बजे जग गए, नहीं जगे तो 12 बजे चलो चलते हैं एक ही बार, सीधे कोचिंग जाएंगे जग कर, है ना। सारा कुछ बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए ना। ब्रेक देंगे, ब्रेक से 5 मिनट पहले बताएंगे आपको कि कब कितना टाइम निकलना है, क्योंकि आप लोग का टाइम मुझे पता हो गया है। अब जब जब हम पढ़ाते हैं तब तब टाइम आप लोग का बिजी होता है, जब नहीं पढ़ाते हैं तो खाली ही होगा। फिर उसके बाद आप लोग कहीं अगर और इन्वॉल्व करते होंगे तो ये तो आप लोग का पर्सनल मैटर है। वैसे इस समय सब बिजी होगा चाहिए, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि फोन से उठा के बतिया पाए, है ना। चलिए ठीक है, इसको बना लीजिएगा। अब आवाज नहीं करिए, हो गया ना, ये बन गया। प्रश्न करेगा आपसे, विदेशी आयात और निर्यात जैसी व्यवस्था कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय में। पर्यावरण जैसी बात कहां पर? पर्यावरण अर्थशास्त्र में। और रेलवे, शिक्षा, सड़क आदि की बात कहां पर? सार्वजनिक। विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था का मापन क्या है? बता लेंगे।
प्रश्न करेगा जब हम ओवरऑल यानी समग्र अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था का तो क्या कहलाएगा? जब हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे तो व्यष्टि। अच्छा बताइए, किसी व्यक्ति के ऊपर आयकर लगा है, राम एक व्यक्ति है, उसके ऊपर सरकार ने आयकर लगा दिया, अगर हमें राम की आय का अध्ययन करना है तो किस अर्थशास्त्र के थ्रू जाएंगे? समष्टि के व्यक्ति, व्यष्टि, व्यष्टि, क्योंकि हमें एक व्यक्ति का अध्ययन करना है तो अर्थशास्त्र कौन सा? व्यष्टि। अर्थशास्त्र के जनक पूछेगा तो एडम स्मिथ। रचना कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशन। बना लेंगे, आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना गया है? अल्फ्रेड मार्शल। कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड मार्शल हो जाएंगे। प्रश्न करेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल है तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? हाँ लिख लीजिएगा, समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, समष्टि अर्थशास्त्र के अगर हम जनक की बात करते हैं जनक, तो ये कौन हो जाएंगे? तो जे एम किन्स हो जाएंगे। इनका नाम हो जाएगा जे एम किन्स के नाम से जानते हैं इनको, हम जे एम किन्स कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जे एम किन्स, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक लिख लीजिएगा जे एम किन्स हो जाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक पूछेगा जे एम किन्स हो जाएंगे। इन्होंने एक किताब लिखा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक में कहा इनकम, इन्होंने उस पुस्तक में आय की बात किया। इन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोजगार। क्या हो जाएगा? रोजगार। इन्होंने आय की बात किया और रोजगार की बात किया। और इन्होंने कहा मनी, मनी का मतलब क्या होता है? पैसा, या फिर इन्होंने धन की बात किया। इन्होंने एक किताब निकाला जिसको इनकम, एम्प्लॉयमेंट और मनी के नाम से जाना गया। इन्होंने एक किताब निकाला और उस किताब में आय की बात की, रोजगार की बात की और पैसा की बात की, और कहा कि इस क्षेत्र में क्रांति होनी चाहिए। यानी उस पुस्तक का नाम था द रेवोल्यूशन ऑफ इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा। बना लीजिएगा, इनकी एक किताब है इनकम, एम्प्लॉयमेंट और मनी के ऊपर। कहा कि हमें इन क्षेत्र में क्रांति लानी होगी। क्रांति लाने के लिए किस प्रक्रिया का इन्होंने प्रयोग किया? तो समष्टि का प्रयोग किया। कहा कि हमें अर्थव्यवस्था का ओवरऑल अध्ययन करना होगा। अगर विश्व स्तर पे हम इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे तो समष्टि क्या है? अगर हम विश्व स्तर पे भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो व्यष्टि क्या है? अगर एक कंपनी में 1000 मजदूर हैं और पूरी कंपनी की आय निकालेंगे तो समष्टि, लेकिन एक व्यक्ति की आय निकालेंगे तो क्या है? व्यष्टि। यानी व्यक्तिगत अध्ययन कहलाता है व्यष्टि और ओवरऑल समग्र अध्ययन क्या कहलाएगा? समष्टि। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को देने वाले कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड मार्शल। और समष्टि को देने वाले कौन है? जे एम किन्स। क्या हो जाएंगे? जे एम किन्स हो जाएंगे। इसको बना लेंगे आप लोग। चलिए आगे प्रश्न दिया है डैश डैश को व्यक्तिगत निर्णय की इकाई जैसे कि उपभोक्ता, संसाधन, स्वामी तथा फर्म के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। बात किसकी कर रहा है? व्यक्तिगत निर्णय। अगर एक व्यक्ति किसी प्रकार का निर्णय लेता है या एक व्यक्ति के ऊपर अगर किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है, इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म बोलेंगे, बृहद, या अर्थमिति बोलेंगे कि स्वस्थ बोलेंगे? अरे भैया समझिए, अगर हम 100 लोगों का कर रहे हैं तो अपने आप में क्या है? बृहद है। अगर एक व्यक्ति के ऊपर उपभोक्ता, संसाधन और स्वामित्व का भार सौंप रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म। अब सुनिए इसमें लिखना क्या है, लिखना क्या है सुनिएगा। लिखिए अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत स्वरूप जो होता है, अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत स्वरूप और अर्थव्यवस्था का समग्र स्वरूप, अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत स्वरूप और अर्थव्यवस्था का समग्र स्वरूप। अगर हम व्यक्तिगत स्वरूप की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का जो व्यक्तिगत स्वरूप होता है इसको आप सूक्ष्म कहते हैं, इसको आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, इसको आप सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। अगर किसी अर्थव्यवस्था के हम बृहद स्वरूप की बात करते हैं तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? बृहद अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। इन दोनों बातों को नोट कर लीजिएगा। और अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि। क्या कहलाएगा? व्यष्टि कहलाएगा। अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन क्या कहलाता है? तो समष्टि का नाम देते हैं। सर पीडीएफ के साथ उत्तर हम बताएंगे, बता भी रहे हैं यहाँ पे। उत्तर दे देंगे तो फिर क्लास कौन पढ़ेगा बताइए? तो आंसर खाली रटने में लग जाएगा कि आंसर रटते हैं, चलो। और आंसर रटने से ज्यादा जरूरी आपका डिस्कशन है, क्वेश्चन डिस्कशन से ही आता है। हो गया? सीधी तरह से हमने एक बात समझा कि अर्थव्यवस्था का अगर हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो उसमें व्यक्तिगत रूप से अध्ययन होगा, अगर हम बृहद रूप से करेंगे तो अध्ययन कैसा होगा? समग्र होगा। समग्र अध्ययन हमारा कहलाता है समष्टि और व्यक्तिगत अध्ययन कहलाएगा व्यष्टि। व्यष्टि अर्थव्यवस्था को देने वाले कौन थे? कौन थे? अरे यहां से अल्फ्रेड कौन थे? और समष्टि को देने वाले कौन थे? जे एम किन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र को देने वाले कौन थे? मार्शल। कौन थे?
मार्शल। व्यष्टि अर्थशास्त्र को देने वाले कौन हो जाएंगे? मार्शल। क्या नाम है इनका? मार्शल। इतना भी याद रखेंगे तो भी क्या नाम है? मार्शल। और समष्टि को देने वाले कौन हो जाएंगे? किन्स हो जाएंगे। कौन होंगे? किन्स ने दिया था किसको? समष्टि को। और मार्शल ने किसको दिया था? व्यष्टि को दिया था। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है? सरकारी प्रशासन का मतलब पुलिस या अधिकारी, ये सभी क्या होते हैं? सार्वजनिक। क्या होंगे? राष्ट्रीय रक्षा यानी कि सेनाएं भी क्या होती हैं? सार्वजनिक होती हैं। सड़कें भी क्या होती हैं? सार्वजनिक होती हैं। लेकिन खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, कौन सा सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आता? तो खाद्य पदार्थ सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आते हैं। लिखिएगा अर्थव्यवस्था की श्रेणियां, अर्थशास्त्र की श्रेणियां, अर्थशास्त्र की श्रेणियां, श्रेणियां। जैसे अर्थशास्त्र में हमने कह दिया रेलवे, हमने क्या बोला? रेलवे बोला। हमने बोल दिया संचार, क्या बोला? संचार। हमने कह दिया BSNL, हमने कह दिया 4th नंबर पे LIC, हमने कह दिया अर्थशास्त्र का एक पहलू है पुलिस, अर्थशास्त्र का एक पहलू 6ठे नंबर पे हमने कहा शिक्षा। क्या बोला हमने? शिक्षा बोला। ये सभी अपने आप में क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये सभी अपने आप में कैसे हो जाएंगे? तो सार्वजनिक हो जाएंगे। ये अर्थशास्त्र की कौन सी श्रेणियां हैं? तो ये सार्वजनिक श्रेणियां हैं। सार्वजनिक श्रेणियां हैं क्योंकि इनका उपयोग जो है ये सार्वजनिक तौर पे किया जाता है, सब लोग करते हैं। रेलवे, संचार, BSNL, LIC, पुलिस और शिक्षा, इस तरह की श्रेणियों का प्रयोग सभी लोग करते हैं, इसलिए श्रेणियां कैसी हैं? सार्वजनिक है। जैसे हमने बोल दिया खाद्य पदार्थ, क्योंकि आपको पता है कि भारत में खाद्य का वितरण भले सार्वजनिक है, लेकिन खाद्य पदार्थ आता कैसे है? तो व्यक्तिगत रूप से आता है। राशन कार्ड पे आता है ना व्यक्तिगत रूप से। एक व्यक्ति के नाम पे कई किलो राशन? 5 किलो। हाँ, तो व्यक्तिगत रूप से राशन जो है एक व्यक्ति के नाम पे 5 kg का आता है। तो खाद्य पदार्थ सभी अपने आप में क्या है? तो व्यक्तिगत है। लिखिएगा खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ हो जाएगा इसमें। टैक्सेशन हो जाएगा, टैक्स। जैसे आय पर कर है, आय पर लगने वाला कर होता है, या फिर मनोरंजन पर लगने वाला कर है, मनोरंजन पर लगने वाला कोई कर है, या फिर आपसे पूछेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है खाद्य पदार्थ हो, चाहे कोई टैक्स हो, चाहे आय पर लगे, चाहे मनोरंजन पर लगे, चाहे संपत्ति पर लगने वाला कर हो, चाहे संपत्ति पर लगने वाला कर हो, इस तरह की सभी व्यवस्थाएं जो होती हैं ये अपने आप में क्या होती हैं? तो व्यक्तिगत श्रेणियां होती हैं। इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से जानते हैं। बाकी ये श्रेणियां आपकी सार्वजनिक। कोचिंग संस्थान क्या है बताइए? सार्वजनिक की व्यक्तिगत? क्या है? सार्वजनिक है, यानी किसी को मना नहीं किया गया, सबको एक समान शिक्षा। व्यक्तिगत है। कैसे व्यक्तिगत है? अरे शिक्षा एक समान है, ऐसा तो नहीं कहा गया कि, ठीक है, शिक्षा अपने आप में कैसा हिस्सा है? तो सार्वजनिक हिस्सा होता है इकोनॉमिक्स का। बना लीजिएगा, आवाज नहीं करिए। शिक्षा अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक हिस्सा हो जाएगा। और प्रश्न करेगा टैक्सेशन हो, चाहे खाद्य पदार्थ और अर्थव्यवस्था का कौन सा पार्ट है? तो व्यक्तिगत है। अच्छा बताइए, हमने कहा पुलिस सेवा, पुलिस सेवा भी कैसी है? सिनेमा घर बताइए, सिनेमा घर सार्वजनिक है कि व्यक्तिगत? सार्वजनिक। यानी सिनेमा की बात करेगा, सिनेमा, अगर सिनेमा की बात करेगा तो सिनेमा भी अपने आप में क्या हो जाएगा? सार्वजनिक हो जाएगा। सिनेमा घर भी होता है अपने आप में सार्वजनिक। और ये ऐसी जगह है जहां से सरकार को पैसा इकट्ठा होता है, और ये सभी जगह अपने आप में सार्वजनिक। इधर लिखी गई बात अपने आप में क्या है? व्यक्तिगत। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है सर, मोबाइल किस में आएगा? संचार हमने लिखा है ना, संचार के जितने भी साधन है, चाहे मोबाइल है, वो भी अपने आप में क्या है? सार्वजनिक। अभी सब कहेगा सर मेरा मोबाइल तो व्यक्तिगत है। अरे ऐसा नहीं, आपके फोन के बारे में भी कम से कम 2 लोग तो जानता ही होगा। ठीक है, हाँ, ऐसी बात है ना जी। सबके फोन में कम से कम 2 व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व होगा, और ये पूरे गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आगे, नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है। नई खोज होती है तो संपत्ति के मूल्य में क्या होती है? कमी। इस कमी को हम क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं। कोई भी नई खोज होगी तो संपत्ति के मूल्य में क्या होगी? कमी होगी। जैसे चंद्रयान 1st, 2nd और 3rd छोड़ा गया। चंद्रयान पहला जो था वो सफल हो गया, लेकिन चंद्रयान दूसरा सफल नहीं हो पाया। पैसा लगा उसमें, लेकिन चंद्रयान 2nd क्या हो गया? असफल हो गया। तो नई खोज के लिए चंद्रयान को बनाया गया था, उसमें पैसा लगाया गया, लेकिन वो क्या हो गया? असफल हो गया। तो जब हम नई खोज करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मूल्य का ह्रास होता है। समझ गए इस बात को? जैसे हम 10 मोबाइल फोन बना रहे हैं, कंपनी ने बनाया, जरूरी थोड़ी कि 10 प्रॉपर काम करेंगे। हो सकता है कोई एक मोबाइल फोन जो है डिफेक्ट हो जाए। यानी जब भी हम नया खोज करते हैं उसमें थोड़ा सा क्या होता है? नुकसान होता है। समझ गए? इसी नुकसान को हम क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास को हम अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में हम इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन शब्द को आपने सुना होगा। हमने आपसे बताया था कि, हमने आपसे कहा था कि जीडीपी, जीडीपी
एक देश के अंदर उत्पादित कुल सेवा व वस्तु का मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। एक देश के अंदर संपूर्ण सेवा और वस्तु का मूल्य क्या होता है? जीडीपी। बताया था ना हमने इस बात को। एक तो होता है आपका जीडीपी और एक दूसरा होता है आपका जीएनपी। क्या होता है? जीएनपी होता है। एक देश के अंदर कुल सेवा और वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। और एक देश के अंदर कुल सेवा और वस्तु के मूल्य में अगर हम विदेशी आय को घटा देंगे तो क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा। समझ गए आप लोग? लिख दें इसको। हाँ, यहां से प्रश्न बना था कि एक देश के अंदर कुल सेवा और वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। एक देश के अंदर, एक देश में कुल सेवा और वस्तु का मूल्य, कुल सेवा और वस्तु का मूल्य ये कहलाता है आपका जीडीपी। और ध्यान रखिएगा, एक देश के अंदर कुल सेवा और वस्तु का मूल्य, एक देश में कुल सेवा और वस्तु का मूल्य, वस्तु का जो मूल्य होता है, मूल्य, एक देश में कुल सेवा और वस्तु के मूल्य से हमें क्या घटाना है? इसमें हमें माइनस करना है विदेशी आय को। क्या माइनस करना है? विदेशी आय को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें यहां से क्या मिलेगा? जीएनपी मिलेगा। समझ गए सब? यानी हमारे देश के अंदर उत्पादित हर सेवा और हर वस्तु का मूल्य, चाहे वो विदेश सेवा हो चाहे भारत की सेवा हो, उन सभी का मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी। लेकिन अगर उसमें से हम विदेश वाली आय को घटा देंगे तो क्या कहलाएगा? जीएनपी। लिख लीजिए थोड़ा सा और बढ़िया से समझा, लिखिए थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। यहां से प्रश्न बना है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है सेकंड कल को वो पूछ दे। अब सुनिए मेरी बात को सब लोग, लिख लिए ना? समझिए, एक देश में कुल सेवा और वस्तु, मान लीजिए देश में एक फोन बना, ठीक है। उस फोन में जरूरी तो नहीं है कि सारा कुछ सामान उसमें भारत का ही होगा, कुछ सामान कहाँ का लगा होगा? चीन का लगा होगा। उस फोन में काम करने वाले कुछ लोग कहाँ के होंगे? विदेश के होंगे। अरे भाई, उस फोन कंपनी में सभी लोग भारत के थोड़ी हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति इंजीनियर्स वगैरह कहाँ के हो सकते हैं? चीन अमेरिका जैसे देशों से हो सकते हैं। तो इंजीनियर को भारत सरकार पैसा देगी? अरे देगी कि नहीं देगी? देगी सरकार पैसा। तो इंजीनियर क्या अपना पैसा भारत में रखेगा कि अपने घर भेजेगा? क्या करेगा? अपने घर भेज देगा, भारत में थोड़ी रखेगा वो। अगर कोई इंजीनियर अगर अमेरिका से भारत में काम कर रहा है, उसको मिलने वाला पैसा कहाँ भेजेगा? घर भेजेगा। ठीक है। तो उस इंजीनियर को दिया जाने वाला पैसा, उस वस्तु का मूल्य, अगर ये सभी जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? जीडीपी। और तब तक वो जीडीपी है जब तक इंजीनियर अपना पैसा नहीं भेजता है, तब तक वो क्या कहलाएगा? जीडीपी। और जैसे ही हमने विदेशी आय को यहां से क्या किया? बाहर, तो जीडीपी नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? एनडीपी कहलाएगा। समझ गए आप लोग? यानी उस विदेशी वस्तु का मूल्य और विदेशी आय को अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जीएनपी। बाकी ओवरऑल अगर हम वस्तु का मूल्य और आय काउंट करेंगे तो क्या होगा? जीडीपी होगा। क्या होगा? जीडीपी। जीडीपी समझ रहे हैं? अरे बढ़िया बढ़िया लोगों को नहीं समझ में आता है, समझ आ गया सबको? हमारे देश में बनी हुई कोई भी वस्तु, हमारे देश में कमाई गई कोई भी आय, समझ गए, वो सभी अपने आप में क्या होती है? जीडीपी। अच्छा बताइए, एक व्यक्ति है जिसका नाम कुछ भी है, ए है, ए गया अमेरिका के अंदर काम करने और उसकी सैलरी वहां पर 5 लाख रुपए पर महीना है, तो क्या उसकी सैलरी को हम अपने जीडीपी में काउंट करेंगे? करेंगे, क्योंकि पैसा भेजेगा तो कहां भेजेगा? भारत में भेजेगा। समझ गए इस बात को? तो हमारे देश में हर वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होता है? जीडीपी। और उस वस्तु और सेवा के मूल्य से अगर हम विदेशी आय घटा देंगे तो क्या कहलाएगा? जीएनपी कहलाएगा। आप समझिए, जीडीपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन घटा दें, क्या घटा दें? डिप्रिसिएशन, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एनडीपी। क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। अगर हम जीएनपी में से अगर हम डी घटा दें, डी, तो हमें यहां से क्या मिलेगा? एनएनपी मिलेगा। क्या मिलेगा? एनएनपी मिलेगा। इसको बनाइए सब लोग एक बार। इकोनॉमिक्स सारा है समझ में, सब आसान होता है, पढ़ने का बस तरीका होना चाहिए। सर जीडीपी का फुल फॉर्म सब बताएंगे, थोड़ा सब्र करिए, एक ही साथ लिख देंगे बाद में, फिलहाल कंसेप्ट समझिए। हो गया? समझ गया इतना? जीडीपी में से अगर हम डी घटाएंगे तो क्या मिलेगा? एनडीपी। क्या मिलेगा? समझिए, भारत में कोई वस्तु बनी बंगलोर के अंदर, टेस्ला एक कार, टेस्ला कार का नाम सुने हैं? बिना ड्राइवर के चलती है, ठीक है ना? टेस्ला एक कार बनती है बंगलोर के अंदर, उस कार को उत्तर प्रदेश या बिहार में लाना है बेचने के लिए। हो सकता है रास्ते में आते समय जिस ट्रक से आ रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाए और 10 कार में से 2 ही कार बचे, तो 8 कार का क्या हो गया? नुकसान हो गया। हुआ ना नुकसान? वस्तु में जो नुकसान होता है, आय में जो नुकसान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? यानी जीडीपी में अगर किसी तरह का नुकसान होगा तो उसको हम नाम क्या देंगे? डिप्रिसिएशन। और जीडीपी में हुआ नुकसान अगर हम जीडीपी से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपी मिलेगा। और जीएनपी में हुआ नुकसान अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनएनपी। क्या मिलेगा? एनएनपी मिलेगा। यहां से हमें क्या मिलेगा? एनएन और पी मिलेगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम यहां से मूल्य ह्रास घटाएंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। समझ गए। सकल में से अगर हम डी घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। क्या मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। यहां पे भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर इसमें से हम डी घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। समझ गए सब लोग। इसका हिंदी लिखेंगे, लिखिए हिंदी इसका। एक हमने लिखा है जीडीपी, एक तो हमने लिखा जीडीपी, दूसरा हमने लिखा जीडीपी से क्या निकल के आया था, एनडीपी। जीडीपी से निकल के आया है एनडीपी, जीडीपी से निकल के आया एनडीपी। आगे बढ़िएगा आगे। एक तो जीडीपी और जीडीपी से निकल के आया एनडीपी, एक तो है आपका जीएनपी और जीएनपी से निकल के आया है एनएनपी। बना लीजिएगा, आप समझिए मेरी बात को। जीडीपी का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी तो छोड़ देना, शुद्ध हिंदी में लिख दें तो लिखेगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के नाम से इसको जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। इस सकल घरेलू उत्पाद से हम क्या घटा रहे हैं जी, मूल्य ह्रास घटा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद से अगर हम मूल्य ह्रास घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी। क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनडीपी। अब एनडीपी को हम क्या कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको हम बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद का नाम देते हैं, इसको हम शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ गए इस बात को, कोई समस्या नहीं, आराम से समझ जाएंगे, सब आसान होता है। बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए जीएनपी को हम बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम कहते हैं किसको, जीएनपी को। इसमें से हमें क्या घटाना है, बताइए क्या घटा दें, मूल्य ह्रास घटा दें। क्योंकि हमने कहा था आपसे डिप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, मूल्य ह्रास। पीछे बताया था हमने अभी, ठीक है। मूल्य ह्रास को हमने क्या किया, घटा दिया। इसको ठीक लिख देते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मूल्य ह्रास को हमने क्या किया, यहां से हमने मूल्य ह्रास को क्या किया, घटा दिया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अगर हम मूल्य ह्रास घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहां से हमें मिलेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और एक बात यहां से और समझा दें थोड़ा सा आगे बढ़ के, देखिए मेरी तरफ सब लोग दिख रहे हैं सब। देखिए जो लास्ट में आपको क्या मिला है, एनएनपी। क्या मिला है, एनएनपी। अगर एनएनपी में से अगर हम अप्रत्यक्ष कर को क्या करें, घटा दें। एनएनपी में से अगर हम अप्रत्यक्ष कर जो है इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहां से हमें प्राप्त होती है राष्ट्रीय आय। क्या प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। डायरेक्टली प्रश्न दिया है कि एनएनपी में से हम क्या घटाएंगे कि राष्ट्रीय आय मिलेगी, तो क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे, अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है सब बताएंगे। सर जीडीपी कैसे निकालते हैं, अभी अर्थशास्त्री नहीं बनना है, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। सर 5 ईयर प्लान है ना, हाँ 5 ईयर प्लान से 5 क्वेश्चन थे, पांचों से पूरा 5 ईयर प्लान खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहला है, एक क्वेश्चन बीच से है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अंत से, एक क्वेश्चन एकदम लास्ट। ठीक है, ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में सब खत्म हो जाएगा। हो गया, समझ गए सब लोग। अच्छा ये बताइए राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है, एनएनपी से क्या घटाएंगे। अगर हम एनएनपी में से यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, राष्ट्रीय आय मिलेगा। बना लेंगे सारा कुछ। अच्छा आप मुझे बताइएगा हमने क्या किया, हमने किया कुछ ऐसा, हमने लिया जीडीपी को और उसमें से हमने क्या घटा दिया, डी घटा दिया। यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, यहां से क्या प्राप्त होता है, एनडीपी। क्या प्राप्त होता है, एनडीपी प्राप्त होता है। अगर हमने कहा हमने लिया किसको, जीएनपी को, और वहां से हमने क्या घटा दिया, डी। अब यहां से जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, एनएनपी। क्या मिलेगा, अब इस एनएनपी वाली बात से हमने अप्रत्यक्ष कर को क्या किया, घटा दिया। एनएनपी से हमने क्या किया, अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया। अब हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, राष्ट्रीय आय मिलेगा। यहां से हमें क्या मिलेगा, राष्ट्रीय आय मिलेगा। समझ गए इस बात को, ठीक है। एक देश की राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सारा कुछ इतना काम करना होता है। अगर राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की समझिएगा, अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, एक देश की राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उस देश की कुल जनसंख्या में, उस देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, और ये व्यक्तिगत है, प्रति व्यक्ति। राष्ट्रीय आय अगर हमें प्रति व्यक्ति निकालना है, ये तो कंप्लीट आय निकली है, ये तो पूरे विश्व की आय है। लेकिन राष्ट्रीय आय अगर हमें एक सिंगल व्यक्ति का निकालना है तो देश की कुल जनसंख्या है ना जी, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या में से हमें क्या किसको भाग करना होगा, सही है क्या, गलत हो जाएगा। कुल आय, जितनी भी आय होती है, कुल आय से हमें भाग किसको करना होगा, तो जनसंख्या से करना। बता दीजिएगा, अगर हमें व्यक्तिगत आय निकालना है तो कुल जनसंख्या, कुल आय से हमें भाग किसको करना होगा, जनसंख्या को। अगर हमें राष्ट्रीय आय खाली निकालना है तो एनएनपी में से हमें क्या घटाना होगा, अप्रत्यक्ष। सब समझ रहे हैं कि खाली सब बैठा है, समझ रहे हैं।
कौन नहीं समझ रहा है एक बार हाथ उठाए। अच्छा ये सब नहीं समझने वाले, नहीं समझने वाले आप लोग हैं, खड़े हो जाइए एक बार अपनी जगह पे। अरे खड़े होइए ना सब, नहीं समझने वाले अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अब नहीं खड़े होगे तो नहीं बताएंगे दोबारा, ये समझ गए। अपनी जगह पे आप लोग सब समझ गए, सब विद्वान बैठा है आगे। चलिए बैठिए, बैठिए सुनिए, देखिए समझना क्या है सुनिए। परीक्षा में देखिए क्या पूछेगा आपसे, परीक्षा में पूछेगा जीडी और पी। जीडीपी में से अगर हम डी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीएनपी। समझ गए, जीएनपी एनडीपी मिलेगा, क्या मिलेगा, एनडीपी। अगर हम अगर हम जीएनपी में से डी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एनपी। याद करने की क्षमता है सबके अंदर, बस रट लीजिएगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझने जैसी कोई बातें नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब समझिएगा मेरी बात को, अगर राष्ट्रीय आय निकालना है तो हमें एनएनपी में से क्या घटाना है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अगर हमें व्यक्तिगत आय निकालना है तो कुल आय में से क्या, कुल आय में जनसंख्या का क्या करना है, हाथ करना है। अरे भैया हमने कहा कि भारत की आय कितना रुपया है, 100 रुपया। अगर 5 ही यहाँ की जनसंख्या तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, कितना मिला, 20 रुपया मिला एक व्यक्ति को। तो कुल आय में से अगर हम कुल जनसंख्या घटाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला क्या होता है, कुल आय बटे के कुल जनसंख्या, बता लेंगे इसको, ठीक है ना। अगर पूछेगा राष्ट्रीय आय का फार्मूला क्या है तो एनएनपी में से क्या घटाना है, एनएनपी में से क्या घटाना है, वहां पर घटाना और यहाँ पर क्या करना है, भाग करना है। समझ गए सब, सब आसान होता है, समझ गए होगे सब। इसको देख लीजिएगा, इसका उत्तर क्या है, मूल्य ह्रास। बाकी समझे आप इसको, एक देश में कुल सेवा और वस्तु का मूल्य क्या है, और कुल सेवा वस्तु में से विदेशी आय घटाएंगे तो जीडीपी में से डी घटाएंगे, जीएनपी में से डी घटाएंगे, एनपी। सब याद ही है, क्या समझ नहीं आया बताइए। आगे प्रश्न दिया कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पढ़ रहे हैं ना, बताइएगा। निर्णय लेने और संसाधन के आवंटन में व्यक्तियों, परिवारों और फर्म का व्यवहार, व्यक्ति दे दिया, क्या समष्टि होगा, कट गया। अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें लाभ के तरीके का अध्ययन होता है। भैया लाभ के तरीके जैसी कोई बात ही नहीं थी। अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें व्यक्तियों के निवेश, व्यक्ति होगा नहीं। अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अध्ययन करे उसे हम क्या बोलते हैं, हो जाएगा। कि कितना आसानी से इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए एक झटके में हो गए। आगे बढ़े यहां से, आगे देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है, धन का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, आय का सिद्धांत या मुद्रास्फीति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आय का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र को आय के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम धन का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, व्यष्टि अर्थशास्त्र को धन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मुद्रास्फीति का नाम आपने सुना है सब लोगों, मुद्रास्फीति का नाम सुना होगा। अगर हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं, मुद्रास्फीति एक बात समझिएगा, लिख लिए सब लोग, हाँ लिखिए पहले तो बताते हैं। सर एक बार फिर बता दीजिए, ऐसा राखी कुमारी बोल रही है, कितना बताएं, कितनी बार बताइए, ये हो गया। अरे हम ऐसा क्या लिख दिए इसमें, अच्छा आप लोग को ज्यादा लिखना होता है, लिखिए लिखिए, पेपर आ जाएगा, पेपर पे लिखिएगा। नहीं सर, जैसी इच्छा होगी। ये हो गया, सुनिए मुद्रास्फीति समझा दें। देखो सबसे पहले दो बात मेरी सुनना सब लोग, देखिए एक होता है तरल और एक होता है तरलता। क्या होता है, एक है तरल और दूसरी बात क्या है, तरलता। तरल माने क्या होता है, अर्थव्यवस्था की भाषा में पैसा, क्या है, पैसा। और तरलता का मतलब होता है पैसे की वैल्यू, क्या है, पैसे की वैल्यू। तरल का मतलब है पैसा और तरलता का मतलब पैसे की वैल्यू। अच्छा बताइए, भारत की आजादी से लेकर अब तक क्या पैसे की तरलता में कमी आई है कि बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी हुई है। क्या हो गया है, कमी आई है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो 1 रुपया अपने आप में एक बड़ी बात होती थी, लेकिन आज उसकी कोई कीमत है नहीं। 1 रुपये में तो टॉफी भी अब शायद मुश्किल से आती है। छोटे बच्चों को देखा, हम लोग पढ़ते थे तो 1 रुपया में स्कूल चले जाते थे, लेकिन अब का बालक 5 रुपए लिया बिना तो नहीं जाएगा, मिनिमम 5 रुपया, ऐसी बात है। यानी तरलता में क्या हुई है, कमी हुई है, लेकिन तरल में क्या हुई है, वृद्धि। पैसा बढ़ा है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसकी इज्जत और सम्मान उसका क्या होता है, कम। अगर हमें बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो सब मेरी वैल्यू करना छोड़ देगा, इसीलिए कम पढ़ाते हैं। नहीं सर, समझिएगा, पैसा बाजार में काफी ज्यादा बढ़ गया। पैसे की मात्रा बाजार में बढ़ने से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जो वस्तु 1 रुपए में मिलती थी अब उसके लिए कितना देना हो रहा है, 10 रुपया। अगर उस पार्टिकुलर सामान जो 1 रुपए में मिलता था उसके लिए 10 रुपए देना है तो क्या बाजार में महंगाई बढ़ी है कि घटी है, महंगाई क्या है, बढ़ गई है। मुद्रास्फीति में देखिए होता क्या है, मुद्रास्फीति में तरल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तरल की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। तरलता क्या हो जाती है, तरलता क्या हो जाती है, घट जाती है। अरे पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है, महंगाई क्या होती है,
महंगाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। और यही सारा प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है, तो मुद्रास्फीति। जब बाजार में रुपए की संख्या बढ़ जाए और बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाएं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। समझ गए आप लोग, बनाइए सब लोग मुद्रास्फीति, समझे। सबसे आसान भाषा में मुद्रास्फीति, इससे आसान नहीं हो सकता। सर हमारे यहाँ 1 रुपया लेता ही नहीं है सब, ठीक है, इसीलिए ना वैल्यू गिर गई है पैसे की, इसलिए नहीं लेना सब स्वीकार करता है। समझ गए, हो गया इतना, नहीं हुआ। अगर किसी देश में अगर मुद्रास्फीति आ जाए तो उस देश की महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी। मुद्रास्फीति के समय महंगाई का स्तर क्या होता है, ज्यादा या कम, बढ़ा हुआ, यानी क्या होता है, ज्यादा। क्या होता है, मुद्रास्फीति के समय पैसा क्या होता है, ज्यादा होता है कि कम, ज्यादा। मुद्रास्फीति के समय पैसे की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। पैसे की वैल्यू क्या है, कम है। सोचिए हमारे पास खूब ज्यादा पैसा अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे कि वस्तुओं का दाम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब वस्तु का दाम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, महंगाई। महंगाई बढ़ेगी तो क्या आएगी, मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति। इसलिए सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, लेकिन सरकार नोट ना छाप के बल्कि अमेरिका से और ब्रिटेन जैसे देशों से क्या करती है, लोन लेती है। समझ गए, कर्जा रहेगा तो व्यक्ति मेहनत करेगा, मशीन से अगर छाप लेगा तो कोई मेहनत करेगा जी, नहीं। पता चला भारत सरकार ने बहुत सारा, अच्छा सोचो भारत के अंदर पैसा नहीं है तो सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा, मशीन रखें छाप लेते हैं, या फिर लोन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर घर द्वार बेच देते हैं पैसा आ जाए। सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा, ये सब छापेगा, ये मुझे पता था। पैसा छापना बेहतर विकल्प नहीं है। सोचिए भारत सरकार खूब ज्यादा पैसा छाप दिया और पैसा छापा तो सबके जेब में पैसा आ जाएगा। जैसे मोदी सरकार ने कहा कि हर एक व्यक्ति के पास 15-15 लाख रुपया। सोचिए हर व्यक्ति के पास 15 लाख आया, बाजार में एक समोसे का दाम 5 रुपया है, मान लीजिए, ज्यादा होगा 10 है, मान लीजिए 10 रुपया है। अब व्यक्ति गया एक समोसा खाया, वेटर को 100 रुपया टिप पकड़ा दिया, लो पकड़ो 100 रुपया। अब समोसा बनाने वाला सोचेगा कि वेटर 100 रुपया कमा रहे और हम इतनी मेहनत करके खाली 10 रुपया कमाए, तो समोसा का दम भी कर देगा 110 रुपया। समझ गए। अब फिर आएंगे तो आपके पास तो पैसा है, उड़ाने की आदत है, फिर आप आएंगे तो 50 रुपया फिर टिप देंगे, कहेंगे अच्छा फिर 50 रुपया कमा लिए, काम करते हैं 150 लगाते हैं दाम, यानी एक समोसे का दाम कितना बढ़ा दिया, 150 रुपया। महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है, महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि पैसा क्या था, ज्यादा। यानी पैसे का ज्यादा होना हमारे देश के लिए खतरा है कि पैसा बढ़ना हमारे देश के लिए क्या है, खतरा। एक राजा था, नाम था उसका मोहम्मद बिन तुगलक। वो अपने दरबार में क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा चलाया, एक तो साइज रखा सिक्के का, सिक्का चलाया और उसका एक साइज रखा और उसी साइज का सिक्का छापा, उस पर 5 रुपया लिखता था, सिक्के की वैल्यू 5 रुपया, उसी पर 1000 रुपया छाप दिया, सिक्के की वैल्यू 1000 रुपया। उसके दरबार के सब लुहार क्या किए, सिक्का वही आकार का बनाया, 1 लाख की मुहर मार दिए, लो सिक्का 1 लाख। अब बाजार में इतनी ज्यादा सिक्के फैल गए, इतना ज्यादा पैसा होगा कि महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ेगी तो कौन सी स्थिति आएगी, मुद्रास्फीति आएगी। समझ गए, चलिए ठीक है, इसको बना लेंगे ना, मुद्रास्फीति समझ गए। बाजार में जब पैसे की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। उस कंडीशन में क्या होगी, मुद्रास्फीति आएगी। समझ गए सब लोग, चलिए आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, समाजवाद है, पूंजीवाद है, सामंतवाद है या प्रकारवाद। उत्तर क्या है, पूंजीवाद। उत्तर क्या है, पूंजीवाद। मुक्त बाजार का मतलब होता है खुला बाजार, मुक्त बाजार का मतलब क्या होता है, खुला बाजार, जिस पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो। खरीदने के लिए सामान किसी रेट पे खरीदेंगे और बेचने के लिए भी हम किसी रेट पर बेच देंगे। इस तरह के बाजार को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस बाजार को हम क्या बोलेंगे, खुला बाजार। और खुला बाजार की नीति किसमें है, तो पूंजीवाद में है, जहां पर बाजार पर, ध्यान रखिएगा, बाजार पर सरकार का नियंत्रण हो, सरकार और, जहां पर बाजार और सरकार, बाजार पर सरकार और निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, सरकार और निजी क्षेत्र का क्या हो, नियंत्रण हो। ऐसी बाजार जिस पर सरकार और निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, उस तरह की बात को हम क्या कहते हैं, तो समाजवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाजवादी। इस तरह की नीति क्या कहलाती है, तो समाजवादी नीति कहलाती है। बना लीजिएगा, आगे बढ़े। सर ई वाला तो ज्यादा समझ में आया, अच्छा सब समझ में आएगा, परेशान नहीं होइए, आगे बढ़े, बस थोड़ा हमें फास्ट पढ़ाने दे दीजिएगा। तो बना लीजिएगा, बाजार और सरकार, बाजार पर सरकार और निजी क्षेत्र का नियंत्रण, ये समाजवादी में आएगा। और ध्यान रखिएगा, मुक्त बाजार यानी खुला बाजार किसमें आता है, पूंजीवादी में, क्योंकि खुला बाजार का मतलब रेट खुला है। कोई किसी रेट पे सब्जी मंडी में गए हैं आप लोग, ठीक है, सेम सब्जी सुबह के टाइम 100 रुपए होती, वही शाम आते आते, दोपहर आते आते जब खूब धूप होगा तो सेम सब्जी 5 रुपए में बिक जाती है। इस तरह के बाजार नहीं सर, इस तरह के बाजार को हम क्या कहते हैं, खुला बाजार। ठीक है, मुसल्लमपुर हाट को छोड़कर हम बोल रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे तो सब किसी तरह की सब्जी को 100 रुपया में ही बेच देगा और मजबूरी में विद्यार्थी खरीदेगा। चलिए आगे बढ़े, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समझिएगा, नेहरू जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू ने कहा कि सारा अगर हम शासन पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे, भाई देश का संचालन उन्हीं के हिसाब से होगा। अगर पूंजीपति देश का संचालन करेंगे तो गरीबों की संख्या और ज्यादा होगी और गरीबों की संख्या और बढ़ेगी और अमीरों की संख्या धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। यानी अमीर और अमीर होंगे और गरीब और क्या हो जाएंगे? गरीब। पूंजीवाद का नियम यही कहता है कि अमीर ज्यादा अमीर हो और गरीब क्या हो? एकदम से गरीब। इसको हम क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। और जहां पर पैसे का एक समान वितरण हो उसे हम क्या कहते हैं? समाजवाद। क्या बोलेंगे? भारत में पैसा सभी के पास क्या है? एक समान है, दो चार लोगों को छोड़कर नहीं। अरे है, अरे ऐसा अर्थशास्त्र कहती है कि भारत में पैसे का वितरण क्या है? समान है। अरे ऐसा थोड़ी है कि आपको पैसा कमाने का सरकार मौका नहीं दे रही है, दे रही है ना। पढ़ लिख कर बढ़िया जॉब करिए और पैसा कमाइए, मौका दे रही है। आप लोग उस मौके को खत्म कर रहे हैं तो नहीं सर, क्यों? भारत में धन का वितरण क्या है? समान है, इसलिए हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी है। कैसी है? एक तरह से समाजवादी बोल सकते हैं, मिश्रित समाजवादी। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी। कहीं पर धन का वितरण समान नहीं है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होते जा रहा है, उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी। भारत ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया? समाजवाद। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था लिखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित समाजवादी। इसको हम मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की है? मिश्रित समाजवादी। और ये कंसेप्ट लाने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिश्रित समाजवादी का मतलब क्या है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र का सरकारी और निजी क्षेत्र का क्या है? सह अस्तित्व है। सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बना लीजिएगा। सीडी देशमुख का नाम कभी सुने हैं आप लोग? कहाँ सुने हैं? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? लिख लीजिएगा, पहले भारतीय गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। अगर हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा को देने वाले कौन हो जाएंगे? अरे क्या बतिया रहा है सब, हम भी यहीं पे खड़े हैं अभी। सब आपस में दोस्त हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। ठीक है, दिक्कत होगा ही। हम लोग को भी यहाँ से पैर दर्द करता है, पढ़ाने में दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ाता है व्यक्ति। जो जितना कष्ट रहेगा उतना आगे बढ़ेगा। अगर किसी को कष्ट हो रहा है 11 लोग में से, तो जो जिसको कष्ट हो रहा है वही आगे जाएगा। समझ गए? हाँ, चलिए बनाइए इसको बना लीजिएगा। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। और सतत विकास की अवधारणा देने वाले कौन है? महात्मा गांधी हो जाएंगे। इसको बना लीजिएगा। सरदार पटेल की बात करते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री की बात करेंगे सरदार पटेल। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा उधर की तरफ नहीं जाएंगे, बाकी नोट कर लीजिएगा। हो गया इतना? क्या चीज? क्वेश्चन छूटा है? बता दें फिर से। सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी पे। ठीक है, हमने कहा मिश्रित समाजवादी। क्या बोला? अच्छा, पीछे जाना होगा। फिलहाल इसको लिखिए तो पीछे जाएंगे। ये लिख लीजिएगा, पीछे क्या है? इसको बना लीजिएगा। हो गया? इतना हो गया? क्या कर रहे हैं भाई? नहीं हुआ? मिश्रित समाजवादी का कंसेप्ट लाने वाला कौन था? जवाहरलाल। सरकारी और निजी अर्थव्यवस्था का सह अस्तित्व क्या कहलाएगा? मिश्रित समाजवादी। और आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख। और सतत विकास की अवधारणा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अब जरा सा पीछे क्या लिख दिया है हमने? बाजार पर सरकार का नियंत्रण। अच्छा, निजी लिखे हैं क्या? बाजार पर सरकार का जो नियंत्रण होता है, इसको बना लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं तो इसके आगे मिश्रित लिख लीजिएगा, ये भी सही हो जाएगा। अच्छा, लिख दिए हैं, चलो ठीक है। आगे इसको देखिएगा, ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व, वस्तु कैसी है? पूंजीगत है, और स्वामित्व किसके हाथ में है? निजी व्यक्ति या व्यवसाय के पास होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी है, राज्य है या पूंजीवादी? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी। तो बना लीजिएगा।
हो गया इतना, आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, निर्देशित है, बाजार है, पारंपरिक है, किस कैसी है? निश्चित अर्थव्यवस्था। प्रश्न करेगा पारंपरिक अर्थव्यवस्था कहाँ की है? तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, पारंपरिक अर्थव्यवस्था कहाँ की है? तो अफ्रीका। अफ्रीका का नाम सुने हैं आप लोग? अफ्रीका के अंदर जो अर्थव्यवस्था है, अफ्रीका में अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पारंपरिक अर्थव्यवस्था है। तो बना लीजिए। आवाज क्या करते हैं आप लोग, बताइए। पारंपरिक अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? तो अफ्रीका के अंदर है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है, भारत ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य कब तक रखा है? सन 2024 और कब तक? 25 तक रखा हुआ है। बना लीजिएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सरकार ने कब तक रखा है? 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा है? प्रश्न करेगा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्थान क्या है? आगे पूछेगा आपसे, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर होगी, तीसरे पायदान पर होगी। भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर होगी। इस तरह की बात कहां पे किया गया है? इस तरह की बात कब के लिए कहा गया है? सन 2030 तक के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था में स्थान कितना है इस समय? चौथा है। और आगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करी गई है, और कब तक करी गई है? सन 2025 तक करी। बनाइए सारी बातों को। पूछेगा आपसे, विश्व में सबसे तगड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था किसकी है? विश्व की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, तो विश्व की अर्थव्यवस्था में पहले नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? चीन है। कौन है? चीन। तीसरे नंबर पे कौन है? जर्मनी। कहाँ की अर्थव्यवस्था? जर्मनी। चौथे नंबर पे कौन है? भारत। पांचवें नंबर पे कौन है? जापान। कौन है? प्रश्न दिया था कि भारत किसको छोड़कर सन 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? किसको? किसको छोड़कर? जर्मनी। किसको छोड़कर? भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, किसको पीछे छोड़ दिया? जापान। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, किसको पीछे छोड़ेगा? जर्मनी। प्रश्न कर लेंगे ना? मैंने लिखवा दिया, अपने हिसाब से देख लीजिए। पीछे बैठने वाले आवाज कर रहे हैं, बतियाते हैं तो आप लोग का फेस दिख जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति सामने नहीं देख रहा है वो बतिया ही रहा है। तो बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, यहां से तेजी से नोट करिए। नोट करने वाली परेशानी है बच्चे का, तो रात ही में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है? हाँ, उस समय पढ़ाने का अपना एक अलग ही मजा है, ठीक है? खाली पढ़ा दीजिए बस। चलिए, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पढ़िए ढंग से, ठीक है ना? जितने बहुत जरूरी क्वेश्चन उसको हमने सबसे आगे रखा है, थोड़ा सा कम जरूरी क्वेश्चन को मैंने पीछे रखा है, ताकि जरूरी क्वेश्चन आगे पढ़ा दें, कम जरूरी थोड़ा पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े यहां से। अच्छा, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कब किया गया है? सन 2030 में। भारत की अर्थव्यवस्था अभी कितनी है? 4। 2030 तक क्या होगी? 3। भारत की अर्थव्यवस्था 4 नंबर पायदान पर किसको छोड़कर गई है? भारत की अर्थव्यवस्था 3 नंबर पे जाएगी, पीछे किसको छोड़ेगी? जब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, दूसरा जर्मनी, भारत। बना लेंगे। पूरे विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जब, पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी बड़ी चीन, तीसरी बड़ी जर्मनी, चौथी बड़ी। बना लेंगे सारा कुछ। आगे प्रश्न दिया है, बंद अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जहां पर न तो आयात होता है, न ही क्या होता है? निर्यात। जब आयात निर्यात दोनों बंद हो तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। लिख लीजिएगा, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? न तो आयात होता है, आयात लिखकर क्या करिएगा? ऐसे काट लीजिएगा। न तो आयात होता है और न ही क्या होता है? निर्यात। देखिए, इसको शार्ट नोट कहते हैं। न तो आयात होगा, न ही क्या होगा? वस्तुओं के भारत में आने को हम क्या बोलते हैं? आयात। और ध्यान रखिएगा, और बेचने को हम क्या बोलते हैं? निर्यात। मतलब क्या है? बेचना। आयात मतलब क्या है? खरीदना। समझ गए इस बात को? ठीक है ना? वापस जाना, आने को आयात कहते हैं, और वापस जाने को हम क्या बोलते हैं? निर्यात। अपने भाषा में लिखिएगा इसको, तब समझ में आएगा। आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब, चलिए बना लीजिए इसको। हो गया। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होता है। उसी तरह से अगर खुली अर्थव्यवस्था हो, कैसी हो? खुली अर्थव्यवस्था हो। अगर अर्थव्यवस्था कैसी हो? खुली हो, तो उस समय आयात और निर्यात दोनों क्या होते हैं? चाहे आयात हो चाहे निर्यात, दोनों क्या हो? शुरू हो। आयात और निर्यात अगर दोनों शुरू रहते हैं तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था।
अब यहां से एक बात और समझिएगा, खुला बाजार हमने अभी बताया था आपको, अगर बाजार खुला होगा तो क्या वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होगा? अगर बाजार खुला होगा तो वस्तु का मूल्य क्या निर्धारित होगा? अगर बाजार खुला होगा तो वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं होगा। कोई वस्तु किसी दाम पे बिकेगी, अगर निर्धारित अर्थव्यवस्था वाली बाजार होगी तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? निर्धारित। आगे बढ़ेंगे यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यह उच्च विकास दर की अर्थव्यवस्था है, यह समुद्री संसाधन के सतत प्रयोग से विकास वाली अर्थव्यवस्था है, यह निम्न विकास दर की अवस्था है, या अधिक समय तक न टिकने वाली अर्थव्यवस्था है। उत्तर क्या हो जाएगा? समंदर का पानी कैसा? नीला। यानी समुद्र में पाए जाने वाले अगर किसी भी संसाधन से अगर हमें आय प्राप्त होती है, उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? नीली अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? नीली अर्थव्यवस्था। सभी समुद्री संसाधन किसमें आते हैं? तो नीली अर्थव्यवस्था। सभी पर्यावरणीय संसाधन जो होते हैं, सभी पर्यावरणीय संसाधन किसमें आएंगे? प्रश्न करेगा सभी मांस और, ध्यान रखिएगा, मांस और मीट संसाधन जो होते हैं ये किसमें आएंगे? मांस और मीट संसाधन किसमें आते हैं? आगे लिखिएगा चौथे नंबर पर उद्योग संसाधन किसमें आएंगे? उद्योग संसाधन को कहां पर रखा गया है? सभी उद्योग संसाधन कहां पर आएंगे? इसको नोट करिएगा, सभी उद्योग संसाधन कहां पर आएंगे? समझिए, देखिए पर्यावरणीय संसाधन को हम क्या बोलते हैं? हरी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? हरी अर्थव्यवस्था का नाम देंगे। पर्यावरण हरा होता है, अर्थव्यवस्था कैसे हरी? अगर मिंट की अगर हम बात करेंगे तो लाल अर्थव्यवस्था होती है, लाल अर्थव्यवस्था होती है, लाल अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा जो उद्योग संसाधन होते हैं, उद्योग संसाधन जो होते हैं, उद्योग संसाधन जितने भी उद्योग हैं ये अपने आप में क्या होते हैं? निजी अर्थव्यवस्था में आते हैं। ये सभी अपने आप में क्या है? निजी अर्थव्यवस्था है। सभी उद्योग संसाधन किसमें? निजी अर्थव्यवस्था में है। आगे अगर 5वें नंबर पर पूछेगा सभी खनिज संसाधन जो होते हैं, सभी खनिज संसाधन ये सभी किस अर्थव्यवस्था में आएंगे? तो सभी खनिज संसाधन को हम काली अर्थव्यवस्था, एक सेकेंड, सभी खनिज संसाधन को हम भूरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सभी खनिज संसाधन को हम क्या बोलेंगे? भूरी अर्थव्यवस्था। इसको ध्यान रखिएगा, सभी खनिज संसाधन को हम भूरी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा सबसे खराब अर्थव्यवस्था जो होती है, सबसे खराब यानी सबसे खराब अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था, सबसे खराब अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? काली अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? काली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें न तो पैसा आता है न ही पैसा क्या होता है। 3 के बाद चौथे नंबर पे उद्योग संसाधन। शायद नहीं पता, सब लिखिए जो समझ में आ रहा। 1 2 और अच्छा ही है। हाँ तो 1 2 के बाद क्या है? 3 है, उसके बाद 4। इसमें क्या बड़ी बात है बताइए? आगे बढ़े यहां से। आवाज नहीं करिए, एकदम बात एकदम मत करिए, खाली हमसे जो पूछना है वही पूछेंगे आप लोग। बात करेंगे तो फिर छोड़ देंगे, हम रातें में पढ़ाएंगे, फिर बतियाइए नहीं, एकदम से आगे बढ़े। हो गया? अब हो ही गया होगा। ठीक है, सुनिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी विकास दर क्या हो? उच्च हो। क्या हो? वो अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित है। कैसी है? विकसित है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी विकास दर दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? विकासशील। क्या बोलते हैं? और ऐसी अर्थव्यवस्था की दर जो निम्न अर्थव्यवस्था में आती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो अविकसित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविकसित बोलते हैं। ध्यान रखेंगे ना। आगे देखिए प्रश्न दिया, अर्थशास्त्र के प्रकार को उदाहरण से मिलाइए। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ की हो जाएगी? भारत की है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था कहाँ की है? कहाँ की है? ऐसा मैंने बताया था। यानी कि डी का क्या होगा? 2 होगा। डी का क्या होगा? 2 होगा। डी का क्या होगा? 2। और आगे आगे दिया है आपका ए का क्या होगा? 3 होगा। ए का क्या होगा? 3 होगा। हमारा उत्तर क्या है? सी। उत्तर हो जाएगा सी, बना लीजिएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था एक तो मिश्रित है, एक सेंस में तो मिश्रित है। भारत को आप विकासशील अर्थव्यवस्था का देश बोल सकते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न दिया है, हटा रहे हैं ना।
भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? विकासशील, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कैसी होती है? विकासशील। जो एकदम से डेवलप है उसको हम क्या बोलते हैं? विकसित। जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम डाउन हो उसे हम क्या बोलते हैं? अविकसित। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारत के कितने क्षेत्र हो जाएंगे? अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर हो जाएंगे अर्थव्यवस्था के। सेक्टर का नाम क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एक सेक्टर तो होता है प्राथमिक सेक्टर, एक सेक्टर को हम प्राथमिक सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राथमिक सेक्टर के बाद एक सेक्टर होता है द्वितीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर, एक सेक्टर हो जाएगा आपका द्वितीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, एक सेक्टर आपका हो जाएगा तृतीयक सेक्टर। एक सेक्टर आपका हो जाएगा तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। अगर हम प्राथमिक सेक्टर की बात करते हैं तो कृषि आधारित सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेक्टर। उद्योग आधारित सेक्टर क्या होता है? उद्योग आधारित सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, द्वितीयक क्षेत्र। और सेवा आधारित सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? तो सेवा पर आधारित सेक्टर अपने आप में क्या है? तृतीय। सब समझ में आ रहा है ना? एक एक शब्द समझ में, इकोनॉमिक्स शब्द का फेर है, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। सर मेरा कमेंट नहीं आता है क्या? कहे नहीं आता और हम पढ़ लिए हैं कमेंट, तो बना लीजिएगा। कृषि आधारित, उद्योग आधारित और किस पर आधारित है? सेवा आधारित। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा जो उत्पादन क्षेत्र होता है, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र जो होता है, उत्पादन, अगर हम उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र जो होता है किसमें आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। विनिर्माण क्षेत्र किसमें आता है? अगर हम विनिर्माण की बात करेंगे द्वितीयक में आता है। अगर हम बात करते हैं सर्विस क्षेत्र, सर्विस का जो क्षेत्र होता है ये किसमें आता है? तो ये आता है आपका तृतीयक में आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के नाम से जानते हैं। अगर इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो एक को हम बोलते हैं प्राइमरी, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को हम बोलेंगे सेकेंडरी और तीसरे को हम बोलते हैं टर्सियरी। तीसरे को हम टर्सियरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बना लीजिएगा। अब समझिए मेरी बात को, 2-4 बातें इसमें हम मेंशन करते हैं ना, कर देना। इसमें 2-4 बातें हम लिख रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। जैसे कृषि आधारित का मतलब इसमें एक तो आपका कृषि, कृषि, दूसरा आपका खनन, खनन भी इसी में आएगा। तीसरा आपका मछली पालन, मछली पालन भी इसी में आएगा। हथकरघा उद्योग किसमें? हथकरघा, हथकरघा देखिए एक प्रकार का उद्योग है जो कि किसमें आएगा? सेकेंडरी में। आगे पूछेगा आपसे रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन भी किसमें आता है आपका? तो ध्यान रखिएगा ये भी आता है आपका प्राइमरी सेक्टर में। खनन आपका हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, रेशम कीट पालन, पशुपालन तो है, ये है कृषि और पशुपालन, लिख देते हैं यहाँ पर। कृषि और पशुपालन जो आपका प्राइमरी सेक्टर है। और उत्पादन का जो भी क्षेत्र होता है, ठीक है, जैसे 5वें नंबर पर खाद्यान्न, जितने भी खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न, जितने भी आपके खाने वाले अन्न होते हैं, सभी अपने आप में किस सेक्टर के हैं? तो प्राइमरी सेक्टर के हैं। जितने भी कंपनियां होती हैं, कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, कंपनियां किसमें आती हैं? आपकी सेकेंडरी। कंपनियां का मतलब जैसे कौन सी कंपनी है? रिलायंस कंपनी हो गई, जैसे रिलायंस कंपनी होगी, रिलायंस कंपनी किसमें आएगी? द्वितीयक में। कंपनियों का मतलब जैसे अडानी की कंपनी हो गई, ये भी किसमें आएगी? आपकी द्वितीयक में आएगी। आगे दिया है आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या नोट करना है? लिखेगा। अगर हम तृतीयक की बात करते हैं, इसमें एक क्षेत्र आएगा आपका पुलिस, पुलिस भी कैसा सेक्टर है? सेवा। शिक्षा भी कैसा सेक्टर है? सेवा सेक्टर है। और तीसरा स्वास्थ्य भी कैसा सेक्टर है? सेवा क्षेत्र है। और ध्यान रखिएगा न्यायालय भी कैसा सेक्टर है? न्यायालय, न्यायालय भी कैसा सेक्टर है? सेवा सेक्टर है। 5वें नंबर पर बैंक कैसा सेक्टर है? बैंक भी सेवा क्षेत्र है। 6वें नंबर पे हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां, जितने भी सरकारी प्रतिभूतियां या आयोग हैं, जितने भी सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ये सभी सरकारी प्रतिभूतियां किस सेक्टर की होती हैं? सेवा सेक्टर। बना लीजिएगा। संचार किसमें आएगा? 6-7वें नंबर पर संचार किसमें आएगा? संचार, संचार भी अपने आप में सेवा क्षेत्र है। 8वें नंबर पर टेली कम्युनिकेशन किसमें आएगा? टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन किसमें आएगा? तो ये भी अपने आप में तृतीयक है। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल, अगर ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल किसमें आता है? तो ध्यान रखिएगा उद्योग में। बनाइए सारी बात को। रोशनी यादव बोल रही है सर मेरा कमेंट आप आज तक नहीं देखे, क्या चीज? अच्छा, कमेंट सब झूठो भी करता है, ये तो आप कमेंट कैसे करें? हाँ, जो व्यक्ति लिखता है वो कमेंट, वैसे भी फुर्सत नहीं है उसके पास। कमेंट करने वाला जाहिर सी बात हम पहचानते हैं जी, कमेंट करने वाला नहीं लिखता है। अब सब देखो सफाई देगा कमेंट बॉक्स में, सर हम लिख देंगे, फोटो भेजने का ऑप्शन होता तो सब भेज देता लिखा हुआ।
सर एयरपोर्ट किसमें, एयरपोर्ट और रेलवे भी आएगा इसी में, बता लीजिएगा भैया। चाहे हम रेलवे की बात करेंगे, रेलवे, रेलवे और एयरपोर्ट, रेलवे और एयरपोर्ट भी इसी में आएगा, रेलवे और एयरपोर्ट भी इसी में आएगा, सर्विस सेक्टर में, रेलवे और एयरपोर्ट भी सर्विस सेक्टर, इसको बना लीजिएगा। हो गया, इतना हो गया। अच्छा ही बताइए, उत्पादन का क्षेत्र क्या कहलाएगा, और विनिर्माण का क्षेत्र, और सेवा आधारित क्षेत्र। यहां से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपकी परीक्षा में, कम से कम 7 से 8 प्रश्न यहीं से डायरेक्ट पूछे गए। डायरेक्टली उठा के पूछा है कि खनन का क्षेत्र किसमें आता है, बता लेंगे। चलिए आगे प्रश्न दिया है, आवाज नहीं करेंगे आप लोग। आगे प्रश्न दिया है, प्रश्न है आगे, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांशतः गतिविधियां डैश डैश क्षेत्र में होती हैं। सबसे अधिक गतिविधि कहां पर होती है, प्राइमरी सेक्टर। भैया सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व किस सेक्टर में है, प्राइमरी। तो सबसे अधिक गतिविधि किस सेक्टर में होती है, प्राइमरी सेक्टर में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और हम किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, विकासशील। अगर अर्थव्यवस्था अगर विकसित होती तब, अगर अर्थव्यवस्था विकसित है, विकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर सर्वाधिक जो ध्यान होता है किस सेक्टर पर होता है, सेवा क्षेत्र पर। किस पर होता है, सेवा। तो बना लीजिएगा। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दिया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी, तृतीयक में, चतुर्थ में, द्वितीयक या प्राइमरी में। सबसे अधिक जनसंख्या जो थी किसमें निहित है, अरे भारत में सबसे अधिक नौकरी करने वाले हैं कि खेती है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, भारत में प्रश्न करेगा, भारत में अर्थव्यवस्था, भारत में अर्थव्यवस्था, भारत की भारत लिख दिए भारत में, ठीक है। भारत में अर्थव्यवस्था, भारत में अर्थव्यवस्था, भारत में अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था, अच्छा ठीक है ठीक है, तो भारत में अर्थव्यवस्था इतना लिख लिया आप लोग। भारत में अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का जो आधार है, आधार, भारत में अर्थव्यवस्था का आधार ये कौन सा सेक्टर है, अभी सेवा क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो सेवा क्षेत्र है। भारत में अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, अभी सेवा क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में ये किस क्षेत्र का होता है, तो सेवा क्षेत्र का। लगभग कितना % होता है। सर विकसित और विकासशील में क्या अंतर है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका जैसी हो अपने आप में विकसित है, और ऐसी अर्थव्यवस्था जो भारत जैसी अपने आप में क्या है, अविकसित, विकासशील है। और ऐसी अर्थव्यवस्था जो भूटान जैसी हो अपने आप में क्या है, विकसित। समझ गए सब लोग, यही अंतर। हटा सकते हैं इसको। आगे प्रश्न दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। सेवा क्षेत्र कौन सा है, तृतीय। कौन सा क्षेत्र है, तृतीय। समझिएगा, अर्थव्यवस्था एक तो होती है विकसित, कैसी होती है, विकसित। एक अर्थव्यवस्था होती है आपकी अविकसित, कैसी होगी। एक अर्थव्यवस्था आपकी अविकसित है, एक व्यवस्था आपकी कैसी होती है, तो विकासशील होती है। आप ही लोग बतिया रहे हैं कि कहीं और से आवाज आ रही है, यही से बतिया रहा है ना। बातें नहीं करिए भैया, बातें करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, समझ में आना। जैसे देखिए, एक व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है। जैसे हम ही सोचिए, अगर मेरा फोन आ जाए या हम बात किसी से करें तो हम पढ़ा पाएंगे क्या। ठीक उसी तरह से आप लोग के अंदर, अगर आप बगल वाले से बतियाएंगे तो 2 लोगों का एक साथ आप नुकसान करेंगे। हो सकता है उसी की बगल वाले की बदुआ लग जाए आपको। समझ गए, ठीक है। अरे लोग कहते हैं कि मेरे बगल में बैठता था, क्लास के टाइम बतियाता था, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं है। ठीक है ना, वैसा नहीं करना, अपने आसपास बातचीत नहीं करना है, ठीक है। अरे इन चीजों से बहुत बचना होता है, बचना होता है ना। हाँ, हम तो बहुत बचते हैं, समझ गए। छात्रों से हम बचते हैं। पता चला इतना सारा छात्र है, कोई अगर कुछ भी मेरे लिए गलत सोच लिया तब तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। इसलिए हम सोचते हैं सबको पॉजिटिव रखा जाए, ठीक है। बनाइए इसको। हो गया, विकसित, अविकसित और विकासशील, समझे आप लोग। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में क्या है, भूटान की अर्थव्यवस्था क्या है, और अगर अमेरिका की बात करेगा क्या है, विकसित है। आगे बढ़ेंगे। अरे तेज लिखिए, तेज एकदम, जितना एफर्ट है सब लगा दीजिए, आपके अंदर जितना एफिशिएंसी है सब लगाइए। सर आजादी के समय बता दीजिए। अच्छा लिखिएगा, आजादी के समय, आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का जो आधार था, अर्थव्यवस्था का जो आधार था, आधार, भारत की अर्थव्यवस्था जो थी ये किस पर आधारित थे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि पर थे। किस पर थे, कृषि पर। क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश माना गया है, कृषि प्रधान देश माना गया है भारत को।
इसलिए भारत की इकोनॉमी आजादी के समय किस पर आधारित थी? कृषि पर। और आगे चल के इसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सबसे योगदान अधिक देती थी कृषि, लेकिन अर्थव्यवस्था में अभी सर्वाधिक किसका योगदान है? तो सेवा क्षेत्र। बना लेंगे सारा कुछ। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। आगे देखिए प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी का सर्वाधिक योगदान? अभी बता रहे थे, कौन सा क्षेत्र देगा? सेवा क्षेत्र। कौन सा देगा? सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक बोल सकते हैं। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा। भारत का राजकोषीय घाटा, भारत का राजकोषीय घाटा वर्तमान जीडीपी का 4.4% है। इस लाइन को लिख लीजिएगा, एग्जाम में सीधा आता है। इस लाइन को लिखिएगा, भारत का राजकोषीय घाटा वर्तमान जीडीपी का 4.4% है। हो गया भैया, वर्तमान जीडीपी का 4.4% है। आगे देखिए प्रश्न दिया है माल्थस ने, दिया है आपका, दिया है प्रश्न, टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी दिया था, और नामक थ्योरी का प्रसिद्ध सिद्धांत डैश डैश को प्रतिपादित करता है। किसको करता है? जनसंख्या को। माल्थस का संबंध किससे? तो जनसंख्या से। किससे हो जाएगा? जनसंख्या से। माल्थस पूछेगा, माल्थस, अगर माल्थस का नाम आए तो पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने देखा माल्थस, उसके आगे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है। माल्थस आए सीधे उत्तर क्या होगा? एडम स्मिथ आए सीधे उत्तर क्या होगा? अर्थशास्त्र होगा। इसको बना लीजिएगा। हम पूछे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, सब कमेंट किया चाणक्य, चाणक्य। ऐसा नहीं करना है। अर्थशास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र नामक किताब कौन लिखा? तो चाणक्य ने लिखा। बता लेंगे ना। चलिए, निर्धनता की बात करते हैं। एक समिति आती है, समिति का नाम है अलग समिति। कौन सी? और एक समिति है, समिति का नाम हो जाएगा अलग समिति। एक समिति है अलग समिति, और एक दूसरी समिति हो जाएगी, एक समिति का नाम है अलग समिति, और एक दूसरी समिति है तेंदुलकर समिति। अलग समिति और तेंदुलकर समिति, अलग समिति और तेंदुलकर समिति, इन दोनों समिति का संबंध किससे हो जाएगा? तो गरीबी से। किससे होगा? गरीबी से हो जाएगा। अलग समिति और तेंदुलकर समिति, इन दोनों समितियों का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। दोनों समितियों का संबंध किससे हो जाएगा? गरीबी से। और बेरोजगारी शब्द हमने बताया था अभी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट शब्द की बात किसने करा था? किन्स ने करा था। कौन किया था? जे.एम. किन्स ने करा था। ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी जैसा शब्द देने वाले कौन है? जे.एम. किन्स हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, भारत में गरीबी मापन जो है, भारत में गरीबी मापन, भारत में गरीबी मापन ये पहले कौन करता था? भारत में गरीबी का मापन पहले कौन करता था? एनएसएस और वो करता था। लेकिन अब कौन कर रहा है? लेकिन अब की बात करेंगे, कौन कर रहा है? एनएसओ कर रहा है। समझ आएंगे ना इसको। और कैलोरी खपत के आधार पे पूछेगा आपसे, कैलोरी खपत के आधार पर, कैलोरी खपत के आधार पर, कैलोरी खपत के आधार पर गरीबी की, अगर कैलोरी खपत की अगर बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में कैलोरी खपत क्या होगा और ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी खपत क्या होगा? शहरी क्षेत्र का व्यक्ति 2100 कैलोरी ऊर्जा को खाए, और ग्रामीण क्षेत्र के नहीं होगा, कैलोरी लिखते हैं सीधा, सी होता है, कैलोरी लिखिएगा, कैलोरी। और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति कितना कैलोरी खा ले? 2400 कैलोरी ऊर्जा अगर खा लेता है तो गरीब नहीं माना जाएगा। अगर इससे कम खाना खाता है कैलोरी में तो क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। समझ गए इसको? सर सेवा क्षेत्र क्या होता है? एग्जाम्पल बताइए। संदीप कुमार अभी क्लास में आया है लग रहा है। सेवा क्षेत्र के कम से कम 10 एग्जाम्पल मैंने बताया। वीडियो खत्म होगा तो देख लीजिएगा फिर से। सबकी डिमांड तो हम पूरी नहीं कर सकते ना भैया, बहुत पीछे चला गया है वो जो हम बताए हैं। ये बन गया। कैलोरी खपत के आधार पर शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी? 2100। ग्रामीण क्षेत्र में कितना? 2400। माल्थस आए उत्तर क्या होगा? जनसंख्या। माल्थस देखते ही उत्तर क्या लगाना है? जनसंख्या। एडम स्मिथ देखते ही उत्तर क्या लगाना है? अर्थशास्त्र। और किन्स देखते ही हमारे मन में क्या चलना चाहिए? समष्टि। क्या चलेगा? किन्स ने कौन से अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था? समष्टि। किसका? और अल्फ्रेड ने कौन सा दिया था? कौन सा दिया? व्यष्टि। क्या दिया था? दिया था। बना लेंगे सारा कुछ। चलिए आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है, अच्छा अलग और तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। किससे हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सन 1990 में किस देश को समग्र सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया? यानी सीधा कहने का मतलब है मानव विकास सूचकांक को लाने वाले कौन है? महबूबुल हक हो जाएंगे। आप लोग क्या लिखेंगे सुनिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक, विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक
विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक ये कब आया था? ये आया था सन 1990 में। इसको लाया किसने था? आया था 1990 में। इसको लाया किसने था? लाने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आया था 1990 में और इसको लाया किसने था? महबूब उल हक ने लाया। महबूब उल हक द्वारा लाया गया था ये। लाने वाले महबूब उल हक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लाया था महबूब उल हक ने विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक, आया 1990 में। लाने वाले महबूब उल हक हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे इसमें प्रश्न करेगा आपसे, विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक इसको जारी करने का काम कौन करता है? यूएनडीपी। कौन जारी करता है भैया? कौन जारी करेगा? यूएनडीपी जारी करेगा। प्रश्न करेगा सन 2025 में, 2025 में मानव विकास सूचकांक, 2025 में मानव विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक, इसमें सबसे पहली बात तो शीर्ष पे कौन है, यानी सबसे पहला कौन है? ठीक है, शीर्ष पे कौन है? और पूछेगा आपसे भारत का स्थान क्या है। दूसरी बात, शीर्ष पर कौन है? सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? सबसे ऊपर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। कौन होगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। मानव विकास में सबसे ऊपर कौन है? स्विट्जरलैंड। दूसरा कौन सा है? तो नॉर्वे। कौन सा होगा? नॉर्वे। और भारत का स्थान कितना है? तो 130 में। बना लेंगे सर। चलिए, हाँ, प्रश्न करेगा मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है? मानव विकास सूचकांक को नापने के अगर हम आधार की बात करते हैं तो इसके कितने आधार बताए गए? 3 आधार। एक आधार हो जाएगा शिक्षा। कौन सा आधार है? शिक्षा। एक दूसरा आधार कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, शिक्षा होगा। और तीसरा आधार क्या है? जीवन प्रत्याशा। क्या होगा? जीवन प्रत्याशा। तीसरी बात क्या हो जाएगी? जीवन प्रत्याशा हो जाएगी। बना लीजिएगा। आप लोग को 3 बार सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। एक बार आप लोग रिवीजन करेंगे तो 4 बार हो जाएगा। ऐसा आप लोग महसूस करते हैं? नहीं करते हैं? करना होगा, समझ गए। एक तो क्वेश्चन बैंक के थ्रू सिलेबस खत्म हुआ। क्या चीज? रिवीजन करेंगे ना। अब इतना पढ़ाने के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है उसकी क्या हालत होगी बताइए। आप लोग को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, समझ गए। सोचिए, ऐसे ही आप लोग बोलेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है? तो रिवीजन करिए मैक्सिमम टाइम, ठीक है। विश्व स्तर पर मानव विकास सूचकांक कब आया था? 1990 में। लाने वाले कौन है? महबूब उल हक। 2025 में मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था का नाम यूएनडीपी। और शीर्ष पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और दूसरे नंबर पे कौन है? नॉर्वे। और आगे भारत की बात करेगा तो कौन से नंबर पर? 130। कौन सा नंबर? और कितने आधार बताए गए? 3 आधार। कितने हैं? शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन। बना लेंगे। आगे बढ़े यहां से। सर अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप सब अपनी जगह पे लगा हुआ है क्वेश्चन दिया, परेशान नहीं होइए। भैया सतत विकास लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना है? कब तक प्राप्त करेंगे? 2000। प्रश्न करेगा आपसे सतत विकास। अगर हम सतत विकास की बात करते हैं, सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा सबसे पहले कौन दिया था? अवधारणा देने वाले कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। कौन होंगे? सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले कौन है? महात्मा गांधी। सतत विकास को सबसे पहले कौन अपनाया था? सतत विकास को सबसे पहले अगर अपनाने वाले की बात करेंगे, सबसे पहले अपनाया किसने था? अमेरिका ने। कौन अपनाया? अमेरिका। सतत विकास को सबसे पहले अपनाया किसने? अमेरिका ने। ध्यान रखिएगा, भारत ने सतत विकास, भारत ने सतत विकास को अपनाया। भारत ने क्या किया? सतत विकास को अपनाया। और कब अपनाया था? सन 2015 के अंदर भारत ने सतत विकास को अपनाया। और कब अपनाया? तो सन 2015 में। और भारत ने सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए? तो इसके कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। और 17 गोल का टारगेट क्या रखा गया है? अगर टारगेट की बात करेंगे सन 2000 कितना रखा गया है? 30 रखा गया। 17 लक्ष्य को पूरा किया जाएगा कब तक? सन 2023 तक किया जाएगा। जब गांधी ने कहा कि शिक्षा, सड़क, परिवहन, संचार मतलब सबका विकास करिए, तो लोगों ने कहा कि भाई किट होगा खाली, या तो शिक्षा हो सकता है या फिर सड़कें बन सकती है, ठीक है। गांधी की बात को लोगों ने नकार दिया। आगे चल के अमेरिका ने कहा कि बहुत बढ़िया, ही तो ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से ही दूसरे व्यक्ति का विकास होना है, क्योंकि जुड़ाव सबका सेम है। अगर शिक्षा नहीं देंगे तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनेगा भारत में? नहीं, विदेश से मंगाना होगा। तो इसीलिए कहा गया कि सतत विकास करिए। सभी विकास के लक्ष्य एक दूसरे में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। समझ गए? नोट कर लीजिएगा। हो गया। सतत विकास का लक्ष्य पूछेगा तो बता लेंगे। सतत विकास का लक्ष्य पूछेगा तो बता लीजिएगा। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े। चलिए लिखिए, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सन 2000 कब तक? 47 तक। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक? सन 2047 तक। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक था? किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था सन 2000 कब तक? 22 तक।
इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 24 कर दिया गया। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था, सन 2022 का था, लेकिन बढ़ाकर कितना कर दिया, 24 कर दिया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, थोड़ा फास्ट लिखेंगे तो हम बता पाएंगे ज्यादा। 100 फैक्ट से ऊपर हो गया होगा, बहुत ज्यादा। यानी इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते हम 150 बात आपको, सॉरी 1000 बात बता देंगे। हर विषय में कम से कम 1000 बात बता देंगे। आगे बढ़िएगा। प्रश्न दिया है, कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया था? ब्रटलैंड ने, यूएनएचआरसी ने, 1990 के एचडीआर ने, या यूएनडीपी ने? किसने दिया था? ब्रटलैंड रिपोर्ट ने। नोट कर लीजिएगा। एसडीजी को ब्रटलैंड कमीशन की सिफारिश पर, ब्रटलैंड समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ब्रटलैंड समिति की सिफारिश पर लाया गया था, ब्रटलैंड समिति की सिफारिश पर लाया गया था। किसको लाया गया था? एसडीजी को। एसडीजी को सतत विकास की बात कर रहा है ना, धारणीय विकास वही है। चाहे आपसे धारणीय विकास पूछे चाहे सतत विकास पूछे, सब एक ही होता है। सतत विकास को ब्रटलैंड समिति की सिफारिश पर लाया गया था। सतत विकास को ध्यान रखिएगा, ब्रटलैंड समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ब्रटलैंड समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ब्रटलैंड समिति की सिफारिश पर लाया गया था। अब इसमें एक बात समझिएगा सब लोग, 1990 का जो एचडीआर था, इसके बारे में तो हम अभी बताए हैं। इसको देने वाले कौन थे? महबूब उल हक। ऐसा बताएं हम अभी, इसको महबूब उल हक ने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यूएनएचआरसी की बात करते हैं, देखिए यूएन, संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन। अरे क्या बात है, यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। ध्यान रखिएगा यूएनएचआरसी। इस यूएनएचआरसी की जो स्थापना है, स्थापना होती है कब? 10 तारीख दिसंबर सन 1948 को होती है। इसीलिए 10 तारीख दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, 10 तारीख दिसंबर तो बना लीजिए यूएनएचआरसी। ठीक है, 10 तारीख 1948 को इसकी सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। अमेरिका ने इसको घोषणा किया था और 10 तारीख को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यूएनडीपी की बात करेंगे, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना 1965 में। कब होती है? और मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर। इसका काम क्या है? इसका काम है एक रिपोर्ट बनाना। कौन सी रिपोर्ट बनाएगा? एचडीआई रिपोर्ट जारी करती है। एचडीआई रिपोर्ट को जारी करना किसका काम हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यूएनडीपी। तेजी से एकदम जितना एफर्ट है आप लगाइए पूरा, आपके अंदर जितनी क्षमता है उस क्षमता से नोट करिए। ठीक है, नोट करिएगा इस बात को। बोल रहा है कमेंट में, सर आप थकते नहीं। आप लोग पढ़ते पढ़ते थकते हैं क्या? जब नहीं पढ़ते हैं तो हम भी नहीं थकते हैं। यहाँ से बना लीजिएगा। हो गया। सुनिए, प्रश्न करेगा, ब्रटलैंड रिपोर्ट के आधार पर एसडीजी को लाया गया था। इतना समझ में आया? यूएनडीपी की स्थापना कब होती है? 1900। हेडक्वार्टर एचडीआई रिपोर्ट को जारी करता है कौन? यूएनएचआरसी की घोषणा कब होती है? 10 दिसंबर 1900। घोषणा करने वाला कौन है? अमेरिका। कौन है? मानवाधिकार दिवस कब मनाएंगे? 10 तारीख दिसंबर को मनाते हैं। कोई समस्या? आगे बढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न दिया है, सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो चिकित्सा से है। किससे हो जाएगा? चिकित्सा से। एबीसी इंडेक्स की बात करेगा, स्वास्थ्य से हो जाएगा। एबीसी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य से हो जाएगा। अच्छा, जितना भी दिख रहा है, चाहे संचार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, ये सभी किस क्षेत्र का विषय है? तो सेवा क्षेत्र। किसका विषय है? तो सेवा क्षेत्र का। कृषि की बात करेंगे तो कौन सा क्षेत्र? उत्पादन क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? कृषि का क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तो उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा। कृषि का क्षेत्र कैसा क्षेत्र हो जाएगा? तो उत्पादन। लिखे नहीं ना इसको आप लोग? चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं पूछ रखा है, नहीं है। यह एक समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा है, यह एक प्रवाह अवधारणा है। इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।
यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। भैया कौन सा शब्द लगा है? केवल। क्या लगा है? केवल। लग क्या गया है? केवल। केवल मध्यवर्ती वस्तु इसमें शामिल थोड़ी होगी, इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं क्या होती हैं? शामिल। हो गया? सुन लिए सब लोग? राष्ट्रीय आय की बात करेंगे 2 मिनट। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया गया किसके द्वारा? दादा भाई नेहरूजी द्वारा। राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन दादा भाई नेहरूजी द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? 1800 कब? 60 में। दादा भाई नेहरूजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करके कितना पैसा बताया था? 20 रुपया। कितना रुपया प्रति व्यक्ति? 20 रुपया। और दादा भाई नेहरूजी ने इस राष्ट्रीय आय के आकलन को एक किताब में लिखा था। इस किताब का नाम क्या हो जाएगा? लिखे है ना सब लोग इसको? तो दोबारा लिखने की जरूरत है? नहीं है। इसका नाम हो जाएगा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, इसको तो हम कई बार पढ़ाए हैं, छोड़ दीजिएगा ना। राष्ट्रीय आय का आजादी से पहले इन्होंने आकलन किया था, लेकिन आजादी के बाद की अगर हम बात करते हैं तो आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करा गया था। कब? 1949 कब करा गया था? सब याद कर लिया है जी। 1900 कब करा गया था? 49 में। और राष्ट्रीय आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन किसने करा था? पीसी महालनोबिस ने। किसने करा था? पीसी महालनोबिस ने। बना लेंगे इतना? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। लिखना तो है नहीं, इसको पहले से लिखा है ऑलरेडी। आगे प्रश्न निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, वीके राव, भीमराव अंबेडकर या फिर गाडगिल? कौन थे? पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय की संकल्पना आजादी के बाद देने वाले पीसी महालनोबिस। प्रश्न करेगा भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन हो जाएंगे? लिखिएगा हाँ, भारतीय सांख्यिकी के जनक। ये भी कभी ना कभी पढ़ाए ही होंगे। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? पीसी महालनोबिस। भारतीय सांख्यिकी के जनक पूछेगा तो पीसी महालनोबिस साहब हो जाएंगे। भारतीय सांख्यिकी के जनक पूछेगा पीसी महालनोबिस। यूएनडीपी का मुख्यालय हम कहां बताएं? पेरिस लिखे हैं। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर? उसको ठीक कर लीजिएगा। पेरिस लिखा गया है, गलती से लिखा गया होगा, कई बार इसको हम पढ़ाएं। सर यूएनडीपी का मुख्यालय देख लिया भैया? लिख लिया मैंने, बता दिया इसको। आगे बढ़े यहां से। सर एचडीआई और एचडीआर में अंतर होता है क्या? हाँ भैया होता है, और कभी आगे बताएंगे, अभी तो आपके विषय का नहीं है वो। आगे प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय आय का आंकड़ा या डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? कौन करेगा? भारत में राष्ट्रीय आय का डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? सकल राष्ट्रीय आय संस्थान या निवल राष्ट्रीय आय, या निवल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद? कोई बताएगा मुझे? क्या हो जाएगा? निवल राष्ट्रीय, जिसको आप क्या कहते हैं? एनएनपी। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एनएनपी। निवल का मतलब क्या होता है? शुद्ध। निवल का मतलब क्या होता है? या तो इसको आप शुद्ध राष्ट्रीय आय बोल लीजिए, या तो इसको आप निवल राष्ट्रीय आय बोल लीजिए। कोई परेशानी इतना बोलने में है? नहीं है ना? या तो शुद्ध राष्ट्रीय आय या फिर निवल राष्ट्रीय। आगे बढ़े यहां से। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? अच्छा रिपीट हो गया है, बना लीजिए पीसी महालनोबिस। आगे प्रश्न दिया है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा या डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? यहां तो देख लिया आप लोग, निवल राष्ट्रीय आय। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करके बनेगा इस तरह का, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एनएसएसओ, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय या सीएसओ? कौन जारी करेगा? हमने आपसे बताया था राष्ट्रीय आय, पढ़ाया था हमने ना, राष्ट्रीय आय का आकलन। और हमने एक बात आपसे बताया था, गरीबी का आकलन। किसका आकलन? गरीबी का। राष्ट्रीय आय का आकलन और गरीबी का आकलन। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सीएसओ। कौन करेगा? सीएसओ। गरीबी का आकलन कौन करता है? एनएसएसओ। कौन करता है? लेकिन इन दोनों संस्था को क्या किया? मर्ज किया गया और एक नया संस्था लाया गया, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, अब प्रश्न करेगा आपसे, गरीबी और आय दोनों जोड़ के पूछेगा। गरीबी और आय, इन दोनों का आकलन कौन करेगा? कोई परेशानी है आप लोग को? नहीं है ना? चलिए सर, विकासशील और विकसित में क्या अंतर है? हम कई बार बता चुके हैं सर, दोनों एक ही बात है भैया। विकसित और विकासशील दोनों अलग हैं। अगर कोई व्यक्ति एकदम से संपन्न हो, पूरी तरह से संपन्न हो, तो उसे हम विकसित कहते हैं, और जो संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है वो क्या है? विकासशील है। जैसे अमेरिका क्या है? विकसित। और भारत क्या है? आगे प्रश्न दिया है
कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास करने वाले कौन है दादा भाई? सबसे पहला प्रयास किसने किया था दादा भाई? सेकंड प्रयास किसने करा था? आजादी से पूर्व प्रयास किसने करा था? ये बताया है ना सारा कुछ। आजादी से पूर्व की बात करेगा दादा भाई, लेकिन आजादी के बाद की बात करेगा पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी तेंदुलकर। समिति का संबंध किससे हो जाएगा? अभी बता रहे थे किससे होगा? अलग समिति का संबंध किससे? गरीबी से। किससे होगा? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस एक को कारक के रूप में नहीं लिया जाता है? निर्यात को, रासायनिक का प्रयोग, सड़क निर्माण या बिजली का बिल। कौन सा हो जाएगा? निर्यात को नहीं लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? समझिएगा, राष्ट्रीय आय की जो मापन पद्धति है, इसमें एक पद्धति तो है उत्पादन विधि। कौन सी विधि है? एक विधि का नाम है, लिख लीजिएगा डायरेक्ट, उत्पादन विधि। और दूसरा हो जाएगा आय विधि। आय विधि के माध्यम से भी राष्ट्रीय आय नापते हैं। और तीसरा हो जाएगा आपका व्यय विधि, यानी व्यय विधि के माध्यम से भी राष्ट्रीय आय का क्या होता है? मापन। उत्पादन विधि, आय विधि और कौन सी विधि है? व्यय विधि। ये राष्ट्रीय आय के मापन की पद्धति है। राष्ट्रीय आय के अगर हम मापन की पद्धति की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय के मापन की पद्धति नोट कर लीजिएगा। उत्पादन विधि, आय विधि और कौन सी विधि? व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि और कौन सी विधि? व्यय विधि। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ऋण विधि इसमें शामिल नहीं। आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न दिया है। सेट ले लीजिएगा, ब्रेक होगा। सेट लेकर कितना क्वेश्चन? लगभग 5 क्वेश्चन और कराएंगे। अभी 7 क्वेश्चन कराएंगे, 7 प्रश्न कराएंगे, यानी 40 हो जाएगा। 40 बिना देखे नोट से, ठीक है ना? टिक मार लेना है, समझ गए? हाँ, और आगे का क्वेश्चन भी नहीं देखना है, समझ गए? सेट लेकर 40 क्वेश्चन लगा के मोड़ के सीधे कॉपी में, समझे सब लोग? आज पूरा पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद फिर उठाइएगा, सीधे पे टिक मारना शुरू करिएगा। अब अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपने कितना ठीक किया है, समझ गए? देखो, ये एक तरीका और है कि कितना आप याद रख पाते हैं, आप अपने आप को जजमेंट कर पाएंगे। डैश डैश 1 वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवा का उत्पादन। अभी बता रहे थे भाई, घर के अंदर उत्पादित होने वाली, देश के अंदर बनने वाली वस्तु और सेवा का मूल्य क्या है? जीडीपी। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्वेश्चन मिला? पढ़ाने की जरूरत है? नहीं है, बता लेंगे। देखिए, दिया है आपका एनएनपी माने क्या होता है? एनएनपी हम किसको कहते हैं भैया? एनएनपी इक्वल टू एनडीपी। क्या है? अच्छा, जीएनपी। जीएनपी माइनस क्या होगा? जीएनपी माइनस क्या होगा? डी होगा। जीएनपी माइनस क्या होगा? सही है। देखो कितना आसानी से निकल के आया, एकदम आसानी से निकल के आ गया। ठीक है, एकदम आसानी से निकल के आ गया। आगे देखिए, प्रश्न दिया है आगे। आगे दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये भी लिखे थे हम, हिंदी में लिखे थे ना। बताइए कौन सा ठीक है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा। क्या होगा? सी होगा। शांत रहिए, अब हम बताएंगे, सुनिए। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है आपका? जीडीपी। जीडीपी में से क्या घटाएंगे? डी। यहां से क्या मिल रहा है? शुद्ध घरेलू मिल रहा है ना, शुद्ध घरेलू। अच्छा, ये तो ठीक है जी, यही ठीक है क्या? और बाकी सब गलत है? ट्राई कर लें एक तो। देखिए, जीडीपी, जीडीपी में से हम क्या घटा रहे हैं? डी। यहां से हमें क्या मिल रहा है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऐसा हो सकता है क्या? कट जाएगा, यानी यही सही है। तो बनाना क्या है? जब लिख ही दिए हैं पूरा, हम लिख कर दिए हैं ना आप लोग को, ठीक है ना? लिखना नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे बढ़िएगा। धर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी का आकलन विधि को हम क्या कहते हैं? व्यय विधि है कि आय विधि है कि कौन सी विधि है? जीडीपी का आकलन, ध्यान रखिएगा। जीडीपी का जो आकलन है, जीडीपी का आकलन, जीडीपी का जो आकलन है, आकलन ये कौन सी विधि से करते हैं? तो ये कौन सी विधि होती है? आय विधि। पैसा हमारे यहाँ कितना आ रहा है, वही हमारी पूंजी है, वही हमारी क्या है। आगे देखिए, प्रश्न दिया है आपका, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया है। इस प्रकार की जीडीपी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण वाली जीडीपी कैसी है? बताए हैं ना, पूरा लिखवाए हैं। समुद्री उत्पाद वाली जीडीपी कैसी है? कैसी है? उद्योग वाली कैसी है? आगे प्रश्न दिया है कि वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था को देने वाले कौन थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक हैं? भारत में आर्थिक नियोजन के जनक कौन है? एम विश्व। भारत में आर्थिक नियोजन के जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। कौन हो जाएंगे? एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। बना लेंगे इतनी बात को। अब सुनिए मेरी बात को,
सर की क्लास है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक है, उसके बाद देख लीजिएगा, पीडीएफ मिल रहा है तो उसको लेकर ही आइएगा, ठीक है।